गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड व इकाई 3 भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौतियां, पार्ट 1 जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो आज हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है जातिवाद। जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज्यादा बढ़ाया है। दूसरी ओर जातियां लोकतांत्रिक राजनीति में सहभागिता की संरचनात्मक युक्ति बन गई है, जिसके माध्यम से अब तक अधिकारहीन रहे तबकों को भी राजनीति में सहभागिता और प्रतिनिधित्व का अवसर मिल रहा है। आज अपन जातिवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे भारतीय समाज में जाति सामाजिक संरचना का एक भाग है, सामाजिक संरचना का हिस्सा है। हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जाति गहराई से पेड़ जमाए हुए हैं। वर्ण व्यवस्था का नाम हमने सुना था। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थात वैदिक काल से ही हमारे समाज में जाति व्यवस्था विद्यमान है। और जब आधुनिक पश्चिमी व्यवस्था को हमने स्वीकारा, लोकतंत्र को हमने स्वीकारा, लेकिन हम जातिवाद को समाप्त नहीं कर पाए। वोट राजनीति, वोटों की राजनीति ने जातिवाद को और अधिक बढ़ाया है। इसका अर्थ यह है कि जैसे कुछ दल होते हैं, कुछ पार्टियां होती है जो उन जातियों की सहानुभूति हासिल करने के लिए तुष्टीकरण को जन्म देती है, वोट प्राप्त करने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देती है, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। तो इसलिए वोटों की राजनीति ने जातिवाद को पहले से अधिक मजबूत बनाया है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो जातियां हैं लोकतांत्रिक राजनीति में, वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता अर्थात राजनीति में सहभागिता करने की एक युक्ति, तरीका, उपाय बन चुकी है। जैसे कि मंत्रिपरिषद में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है, तो एक तरीका भी है जातिवाद के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करने का। और इसके माध्यम से हमारे समाज में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े तबके थे, जिन जातियों को निम्न माना जाता था, वो भी वर्तमान में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है। जाति और जातिवाद का स्वरूप, नेचर ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म। भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। चिरकालीन यानी प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। उद्भव यानी जन्म, जो कर्म और व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था उसकी जाति उसी के अनुसार होती थी। बहुजातीय विविधतापूर्ण समाज, बहुजातीय यानी जिस समाज में बहुत सारी जातियां पाई जाती है, व्यवस्थित समन्वय और नियमन के लिए वर्ण व्यवस्था तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अनुकूल मानी गई। तो भारत में हम जिस जाति व्यवस्था को देखते हैं वह प्राचीन काल से ही विद्यमान है। और उस समय समाज को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो मनुष्य की कर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें अनेक दोष उत्पन्न होने के कारण भेदभाव, जिसमें एक दूसरे के साथ भेद किया जाता है, ऊंची जाति के आधार पर, नीची जाति के आधार पर, विखंडनकारी यानी समाज को तोड़ने वाली प्रवृत्ति के रूप में पहले जाति प्रथा के नाम से और वर्तमान में जातिवाद के नाम से विकसित हुई। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाते इस विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था का अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग करना आरंभ कर दिया। जातिवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए चुनौती है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में इसका फायदा उठाया गया और जो ये विभेदकारी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, आपस में लड़ाने के लिए उपयोग किया। उन्होंने इसका अपने औपनिवेशिक हित में
फायदा उठाने का प्रयत्न किया, जो उनके साम्राज्यवादी हित थे उनको पूरा करने के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग किया। इसे और अधिक भड़काया यानी बढ़ाया, इसको जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया, इसको और अधिक प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के द्वारा दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जाति व्यवस्था को भड़काने वाला काम किया गया। आपस में जो हिंदू समाज है उसको लड़ाने का कार्य किया गया। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। पहले अंग्रेजों ने मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किए। इसके बाद में हिंदू समाज को भी विभाजित करने के लिए दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की कोशिश की और जिसका गांधी जी ने विरोध किया। इसी मुद्दे पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें इन वर्गों के बीच उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था स्वीकार की गई। गांधी जी ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन का विरोध किया। अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ इस मुद्दे पर 1932 ईस्वी में, जिसको पूना पैक्ट कहा गया और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखने की जगह दलितों को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था तय की गई। अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया। अम्बेडकर की जो मांग थी कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए, उसको मांग छोड़ दिया। पृथक निर्वाचन का उद्देश्य हिंदुओं में तथाकथित उच्च और निम्न जातियों में फूट पैदा करना था। जिन्हें स्वर्ण जातियां या निम्न जातियां कहा जाता था, उनको आपस में लड़ाना अंग्रेजों का उद्देश्य था, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों ने समझा और पूना पैक्ट हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। ऐसा माना जाने लगा था कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात जातिवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही लोकतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त होगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो जातिवादी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस धारणा के विपरीत स्वतंत्र भारत ने न केवल समाज में ही वरन राजनीति में भी उग्र रूप से प्रवेश कर लिया और स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। के.एन. मेनन का निष्कर्ष सही है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। देश आजाद होने के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद में जातिवाद राजनीति में बढ़ा है। मॉरिस जोन्स कहते हैं, जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। मॉरिस जोन्स और के.एन. मेनन जैसे विद्वान ये मानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जातिवाद व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में जातिवादी भावनाओं को और ज्यादा उभारने का प्रयास किया। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे सदैव बढ़ाया है। हमारे राजनीतिक दल और जो जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़े करते हैं, वोट मांगते हैं जाति के आधार पर, तो इस जातिवादी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है। वर्तमान में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया है। जो जातिवादी भावना है इसने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, बल्कि राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्थ, जाति का अर्थ अपन समझते हैं बेटा। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। आनुवंशिकता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस परिवार में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह उसी जाति का माना जाता है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है और अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध करते हैं। परिधि यानी अपनी ही जाति में, जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति को एक बंद वर्ग माना जाता है क्योंकि इसमें वैवाहिक संबंध, खान पान सब अपनी जाति में ही किया जाता है। परंपरागत रूप से जाति के सदस्य किसी एक पेशे से जुड़ी होती थी। पिता का पैसा बेटा अपनाता था और आपस में ही शादी ब्याह होती थी।
जाति मूलतः हिंदू समाज की विशेषता है, किंतु अब इसका विस्तार मुस्लिम और ईसाई समाजों में भी हो गया है। अपन जाति की बात कर रहे हैं। जाति आनुवंशिकता पर आधारित वर्ग होता है, उसे हम जाति कहते हैं। जाति, अपनी ही जाति में विवाह संबंध करना, अपनी ही जाति में खान पान करना, अपनी ही जाति में उठपेट करना। और इसलिए होता था कि जाति में कोई परंपरागत व्यवसाय होता था, एक जाति के लोग व्यवसाय करते थे और इसीलिए जाति को बंद वर्ग माना जाता है। हालांकि जाति हिंदू समाज की विशेषता है, लेकिन अब वर्तमान में इस्लाम और ईसाई समुदाय में भी जाति व्यवस्था पैर पसार रही है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। ये प्रश्न बन गया आपका यहाँ पे। जाति भारत में एक अधिक महत्वपूर्ण दल है, किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण ने। जाति भारतीय राजनीति में कई प्रकार की भूमिका अदा करती है, कई भूमिकाएं निभाती है। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जाति पर आधारित संगठन शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं और जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ वे प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने हेतु प्रयत्नशील है। अपनी मांगों को मनवाने हेतु वे विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने और अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अपन बात करें निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। तो हमारे इस भारतीय समाज में जाति के आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, मेघवाल समाज, जाट समाज। फिर ये क्या होता है, जैसे कि अलग अलग समाज, अनुसूचित जाति का कोई संगठन है तो वो ये चाहता है कि आरक्षण हमेशा के लिए बना रहे, वो बढ़ता रहे। और जैसे कुछ जातियां जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं था, वर्तमान में हालांकि आरक्षण प्राप्त हो चुका है। बेटा आप सभी को पता है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो स्वर्ण वर्ग है उनको भी आरक्षण के दायरे में ला दिया गया है। तो जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं था वे आरक्षण प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के निर्णयों को जाति आधारित संगठन प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन करते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय करते हैं। प्रत्याशियों का चयन समझ के, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो जो जनप्रतिनिधि खड़े किए जाते हैं, खड़े करते समय ध्यान रखा जाता है कि किस क्षेत्र में किस जाति, कौन सी जाति अधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र में उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो वहां उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आने वाली जाति के उम्मीदवार को उतारती है ताकि पहले दो के वोट बंटने का फायदा तीसरे को मिले। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनावों और नियुक्तियों में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्याशी का चयन करते हैं कि उस क्षेत्र में, जैसे अपने पाली क्षेत्र है, पाली क्षेत्र में कौन सी जाति अधिक है तो उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है ताकि वो अपनी जाति के वोट प्राप्त कर सके। अब जैसे दो राजनीतिक दलों ने उसी जाति के कैंडिडेट खड़े कर दिए तो फिर तीसरा दल क्या करेगा, जो दूसरे नंबर की जाति है उसके कैंडिडेट को खड़ा करेगा ताकि विजयी हो सके। इसलिए जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। तीसरा, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में मतदान व्यवहार यानी वोट देना जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती है
और सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहता है। तो मतदान व्यवहार में भी जातिगत हावी रहता है, अर्थात वोट देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जिस जाति का कैंडिडेट खड़ा है उस जाति के कैंडिडेट जो मतदाता है किसको वोट करेंगे। जैसे कि कोई राजपूत जाति का कैंडिडेट खड़ा है तो राजपूत समाज के लोग उसको वोट देंगे। और जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं तो उनमें जातिवाद सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई देता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में तो केंद्र सरकार बनती है, इसलिए इतना जातिवाद हावी नहीं रहता। मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करने के समय भी जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखता है। संघ शासन से लेकर प्रांत सरकार, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, प्रांत सरकार यानी राज्य सरकार, यहाँ तक कि स्थानीय शासन तक दायित्व प्रदान करते समय जातिगत लाभ हानि का ध्यान रखा जाता है। कई बार केंद्र और प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के कम होने की आलोचना होती रहती है। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के निर्माण में, मंत्रिमंडल बनाई जाती है तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि समाज में जो जातियां हैं उन जातियों का प्रतिनिधित्व हो सके, सभी जाति के कैंडिडेट मंत्रिमंडल में शामिल हो सके, ये संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि कोई भी जाति नाराज नहीं हो। केंद्र सरकार में भी ध्यान रखा जाता है, राज्य सरकार में भी और पंचायती राज के इलेक्शन में भी। और अगर कई बार किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी जाति विशेष के मंत्री को नहीं लिया जाता है तो उसकी आलोचना होती है, उसकी निंदा की जाती है। जातिगत दबाव समूह। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण बनाए रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते हैं। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। अर्थात जो जाति के संगठन बने, मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था जैसे कि हिंदू समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, मेघवाल समाज है, तो ये अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते, दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, अपनी मांगे मनवाने का कार्य करते हैं। जातीय प्रशासन। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे कि लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया गया, साथ ही सरकारी नौकरियों में, प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27% आरक्षण दिया गया है। बोर्ड में बेटा पहले ये प्रश्न आ चुका है कि पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 27%। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान और संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं और जाति के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी विभिन्न जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं यानी विधानसभा और लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह प्रशासनिक सेवाओं में, प्रशासन में, इनमें भी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जातिवाद प्रभावित करता है। राज्य राजनीति में जाति। अखिल भारतीय राजनीति की बजाय राज्य की राजनीति में जाति की भूमिका ज्यादा सक्रिय होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता। तो बेटा जो केंद्र स्तर की राजनीति है उसमें जातिगत समीकरण उतने हावी नहीं होते जितने कि राज्य स्तर की राजनीति में जातिगत समीकरण ज्यादा हावी होते हैं। कुछ राज्य ऐसे जहां पर जातिगत समीकरण ज्यादा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा सक्रिय है। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार
चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य यानी जिस जाति की अधिकता है उसमें उसी जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं। तो चुनाव प्रचार में भी जाति को हथियार बनाया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति के नेता को वहां पर प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उद्देश्य जो लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए वे ही राजनीति में अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। जैसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले फिर भी पृष्ठभूमि यानी पीछे के आवरण के माध्यम से भी जातिवाद को नहीं भूलते और अपने जाति हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष पैरवी करते हैं और अपनी ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाने की भावना भी उनके अंदर निहित होती है। तो आज जो मेरा अपन ने पढ़ा उसमें प्रश्न बन रहे हैं, जातिवाद से क्या आशय है? जाति बंद वर्ग है, समझाइए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को समझाइए। जातिवाद में एक महत्वपूर्ण दल है, किसने कहा है? जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया, ये किसने कहा है? जातिवाद पर भी बेटा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनता है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।